हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्थूलीभद्र ग्रास के बारे में। ठीक। और आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे इसके बारे में पूरा। डॉक्टर नगेंद्र की बुक से हम लोग देखने वाले हैं इसको कि डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी बुक में क्या क्या कहा है स्थूलीभद्र ग्रास के बारे में। यह आदिकाल की रचना आप लोग जानते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है आदिकाल की। ठीक। तो इससे पहले मैंने और भी रचनाएं करवाई हैं आदिकाल की जो इम्पोर्टेंट थी, और एक-एक करके ऐसे करवाऊँगा। ठीक। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो देखिए स्थूलीभद्र रास के बारे में जानते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है ये कि 1209 ईस्वी में रचित इस काव्य को जिनधर्म सूरी की कीर्ति माना जाता है। तो इसके रचयिता कौन है? जिनधर्म सूरी। ठीक। इन्होंने स्थूलीभद्र रास को रचा था। और कब रचा था? 1209 ईस्वी में इसको रचा गया है। ठीक। तो दो पॉइंट हैं यहाँ पे कि इसके रचयिता जिनधर्म सूरी हैं और 1209 ईस्वी में इसको रचा गया है। ठीक। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि स्थूलीभद्र और कोसा वैश्य के विषय में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, किंतु इस कीर्ति की सभी घटनाओं से उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया कि स्थूलीभद्र जो थे और एक वैश्या थी जिसका नाम कोसा था। तो उसके विषय में बता रहे हैं कि अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, किंतु इस कीर्ति की सभी घटनाओं से उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। मतलब जिन धर्म सूरी जो हैं उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था स्थूलीभद्र का। ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं। अवान्तर घटनाओं के माध्यम से लौहघट के रूप में स्थूलीभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। यहाँ पे स्थूलीभद्र में ये दिखाया गया है, कवि ने दिखाया है कि जो स्थूलीभद्र थे उनका संयम, मतलब उन्होंने वो वैश्य के साथ थे फिर भी उनका संयम दिखाया गया है कि अवान्तर घटनाओं के माध्यम से लौहघट के रूप में। ठीक। चित्रित करके कि बहुत संयमी आदमी थे, चित्रित करके कवि ने इनको विशिष्ट बना दिया स्थूलीभद्र को। ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है कि कोसा वैश्य के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो स्थूलीभद्र की कहानी है उसमें ये रहता है कि जो स्थूलीभद्र रहते हैं वो कोसा वैश्य के पास हमेशा रहते हैं और उसी के साथ भोग लिप्त रहते हैं। लेकिन कवि ने इसमें ये दिखाया है कि स्थूलीभद्र को जैन धर्म की दीक्षा दी गई। ठीक। इसके बाद उनको मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं कि स्थूलीभद्र पहले उसी वैश्य के पास, कोसा वैश्य के पास रहते थे और भोगलिप्त रहते थे, उसी के साथ हमेशा मतलब भोग विलास में रहते थे। लेकिन जैन धर्म में शिक्षा लेने के बाद, महावीर स्वामी से शिक्षा लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद उनको मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। ठीक। आगे है कि काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि और अभिव्यंजना काव्यानुकूल है। ठीक। तो यहाँ पे बताया गया है कि काव्य की जो भाषा है वो अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है। मतलब स्थूलीभद्र की जो भाषा है उस पे अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, लेकिन फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप जो है वो हिंदी ही है। अपभ्रंश का प्रभाव अधिक होने के साथ ही मतलब जो इसकी मूल रूप है वो हिंदी ही है इसकी भाषा। और धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि अभिव्यंजना काव्यानुकूल है। मतलब धार्मिक दृष्टि से ये प्रेरित भी है, लेकिन फिर भी इसकी जो भावभूमि है, अभिव्यंजना है, वह काव्य के अनुकूल लगती है कि हाँ इसी के लिए ही बना था, जो भी किया गया है यही में अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती किया गया है कुछ, लगता है कि हाँ इसी के लिए था। ठीक। तो ये थी रचना स्थूलीभद्र रास। डॉक्टर नगेंद्र ने इतना स्थूलीभद्र रास के बारे में अपनी बुक में बताया है, इतने इतने पॉइंट बताए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो कई तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक। पहला क्वेश्चन तो ये तो है ही कि ये इसके रचयिता जिन धर्म सूरी हैं और 1209 ईस्वी में इसको रचा गया। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्थूलीभद्र में जो वैश्या थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम कोसा था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक। और इसका यही मोटा मोटा मतलब जो कहानी है या
जो भी रचना के बारे में है कि पहले स्थूलीभद्र कोषावैश्य के साथ भोग लिप्त रहते थे, बाद में महावीर स्वामी से दीक्षा लेने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति सिद्ध किया गया है। ठीक, तो मोटी मोटी यही बात है, बाकी और जो पॉइंट थे मैंने बता दिए, आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी करें। ठीक, और हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या अच्छा लगा, कैसा लगा वीडियो, और कोई सुधार लायक चीज़ें हैं तो वो भी बताएं, कमेंट करें कि हाँ ये सुधर सकता है। ठीक, बाकी आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।